जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैं डेली यूपी कांस्टेबल पीवाईक्यू सेट करा रहा हूं, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 24 अगस्त की पहली शिफ्ट का, जो 2024 में आपका कांस्टेबल का एग्जाम हुए थे उसके सवाल, जिसमें टोटल हम 27 से 28 क्वेश्चन मैथ्स के देखने को जिसमें सेट में देखने को मिले हैं उनको सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करेंगे, उससे पहले बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। उन दोस्तों के साथ जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी की भी तैयारी करते हो आप उनको शेयर करते हैं। सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये गया, कह रहा है अपनी सामान्य चाल के 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट की देरी करती है, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी। मैंने कहा कार्यालय के बीच की दूरी निकालनी है, नहीं समय निकालना है कि समय कितने का होगा। समय पूछ तो हमने देखा ध्यान से कि अगर बात की जाए कि उसने स्पीड 3/4 कर दी, तो स्पीड मतलब 4 से 3 कर दी। तो क्योंकि कार्यालय और घर के बीच की दूरी नियत है, निश्चित है, कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप ये कहेंगे स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम के रेशियो का अपोजिट हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा 3 से 4। तो मुझे बताएंगे कि पहले के मुकाबले कितने यूनिट समय ज्यादा लग रहा है, 1, और 1 की वैल्यू 15 है, तो इसका मतलब पहले उसे 15 या 45 मिनट लगते हो। कौन सा ऑप्शन आपने कहा? ए नहीं, बी। बी माने बाहुबली। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं, 60% महिलाएं कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय पे अविवाहित कर्मचारियों का परसेंटेज बताना है, यानी ऐसे लोग जो इनवैलिड हैं, सॉरी इनवैलिड, जो इनमैरिड है, अनमैरिड है, उनको बताना मुझे। तो मैंने कहा 30% कर्मचारी महिलाएं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर 100 टोटल लोग थे तो उसमें से मेल 70 हो गए और फीमेल कितनी हो गई? 30 हो गई। अब इसमें से मैरिड की बात कर रहा है, मैरिड कितने? तो आपने कहा मेल जो मैरिड है 60%, सॉरी 40% है, तो मैंने कहा 40% का मतलब कितना हुआ? तो आपने कहा 28। और फीमेल जो मैरिड है वो 40% है, सॉरी 60% है, तो 60% का मतलब कितना हुआ? 18। भाई 30 60% निकालेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आपने कहा 6 दिया 18 आ जाएगा। परसेंट से लोग मेरे पास मैरिड है, तो आपने कहा सर 100 में से लोग मैरिड है 40, इसका मतलब कितने अनमेरिड है? तो आपने कहा 54 अनमेरिड हो जाएंगे। भाई 100 में से अगर 46 लोग मैरिड है तो अनमेरिड कितने हो गए? आपने कहा 54 हो गए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की। कह रहा है 11 सदस्यीय वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 29 वर्ष है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कप्तान अगर 29 का है तो मेरे भाई विकेट कीपर कितने का होगा? 33 होगा। आगे कह रहा है यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 कम है, तो टीम की औसत आयु बतानी है कितनी होगी। तो हमने कहा 2 लोगों को छोड़ रहा है। कितने लोगों को छोड़ रहा है? 2 लोगों को छोड़ रहा है। और 2 लोगों को छोड़ने की वजह से 11 में से जब 2 लोग छोड़ दिए तो बचे कितने लोग? आपने कहा 9 लोग। और 9 लोगों का एवरेज जो है वो 2 कम हो जाता है, यानी टोटल कितने की कमी हो जाती है? 18 की कमी। कितना कम हो जाता है? आपने कहा 2 कम हो जाता है। टोटल कमी कितनी हो जाती है? देखो यहाँ देखो, दोबारा से देखेंगे कह रहा है तो टीम के शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। तो यानी 9 लोगों का अगर 2 कम हो रहा है तो टोटल कितना कम हो रहा है? 18 कम। तो आप ये कहेंगे सर कि इन 9 लोगों का जो औसत वजन है वो इनके औसत वजन से 2 के औसत वजन से 9 कम होगा, तो इनका एवरेज कितना? तो आपने कहा इनका एवरेज देख लेते हैं भाई, इनका एवरेज कितना? तो इनका सम आ रहा है टोटल में भाई कितना है? 62। और 62 में 2 लोग हैं तो एवरेज कितना आ गया? 31। तो मुझे बताओ कि इनका एवरेज कितना होगा? तो क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया पूरी टीम का
तो मैंने कहा पूरी टीम का जो औसत था, वो टीम का जो औसत था वो इन 9 लोगों के औसत से कितना ज्यादा था? 2 ज्यादा था। तो आपने कहा क्या आंसर है? 24 आंसर। क्लियर बात समझ में आ गई? बाकी आप लोग बेसिक से करना चाहे बेसिक से भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैं करके बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है, इसी में मैं दोबारा से कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे भाई। बेसिक से ही बता देता हूँ। मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे पास 11 लोग हैं, मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास लोग कितने 11 है, तो मैं कहूंगा एवरेज मान लेते हैं कि उनका एवरेज कितना है, x मान लेते हैं। तो हमने कहा उनका योग कितना आएगा सभी का, तो आप कहेंगे सर 11x आ जाए। भाई 11 लोगों का एवरेज x है तो 11x हो जाएगा। अब 2 लोग चले गए, 2 लोग चले गए और बचे कितने लोग? 9 बच गए। तो 9 का एवरेज क्या हो गया? तो x से 2 कम हो गया, तो इनका सम कितना हो गया? तो आपने कहा इनका सम हो गया 9 गुणे x माइनस 2। ये हो गया कुल मिलाकर 9x माइनस के 18। इनका सम हो गया 9x माइनस के 18। अब मैं ये कह दूं कि इन लोगों में मैं उन 2 लोगों का योग कर दूं, उन 2 लोगों की एज जोड़ दूं, तो टोटल 11x के बराबर आ जाएगी। भाई मैं ये कहूं कि 9 लोगों के योग में अगर मैं 2 लोग जो हटा दिए उनकी एज जोड़ दूं तो टोटल 11 के बराबर हो जाएगी। तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। मैं कहूंगा 11x की वैल्यू आएगी 9x माइनस 18 प्लस दोनों की एज, एक की एज 29 थी, दूसरे की उससे 4 ज्यादा 33 थी। मैंने कहा 11 में से 9 गया 2x आएगा, ये कितना आएगा? 29 और 33 कितना आ गया? तो आपने कहा 29 33 62, 62 माइनस 18 कितना आ गया भाई? 44, और 2 से भाग किया तो कितना आ गया? 22। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है यदि a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी है और a ट्राइंगल b कह रहा है बी स्क्वायर प्लस c, तो 3 माइनस 6 ट्राइंगल 2 की वैल्यू बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी? मैंने कहा आओ देखो ध्यान से, यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कहीं माइनस आएगा तो इस माइनस का मतलब है दूसरी पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी वैल्यू क्या करना है? जोड़ना है। जैसे ये 3 माइनस 6 में माइनस आ गया तो कहूंगा पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी को जोड़ देंगे, आप ये 6 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब 15 के साथ क्या बना हुआ? ये ट्राइंगल सा बना हुआ, फिर क्या लिखा हुआ? 2। और जब भी 2 संख्याओं के बीच में ट्राइंगल सा आएगा इसका मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले को जोड़ना। तो दूसरा वाला क्या है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और पहले वाले को जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर केवल इन साइनों का यूज है, इन साइन का यूज करके ही हमें सीधा क्या लेना? आंसर लेना। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना और 40% विकल्प बी को चुना। यदि कुल 500 उत्तरदाता हैं, उत्तरदाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को चुना? तो हमने कहा कोई बात नहीं, 500 का 60% बताना है कुल मिलाकर। तो हमने कहा 500 में से 60% लोगों ने ए को चुना, परसेंटेज यानी 300 लोगों ने कुल मिलाकर ए को चुना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है, लेकिन जीव विज्ञान नहीं चुना। यानी 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल गणित चुना है, जीव विज्ञान नहीं चुना। यदि देखते हुए कि प्रत्येक विद्यार्थी ने ना तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। थोड़ा सा टफ सवाल हो सकता है कि नहीं? आप चेक करते हैं। फिर भी हमसे कहा गया ये टोटल 40 विद्यार्थी थे जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए। हमसे कहा गया कि 15 वो लोग हैं जिन्होंने केवल गणित को चुना है लेकिन जीव विज्ञान को नहीं चुना। ये मैथ है, ये बायोलॉजी। इसने केवल जीव विज्ञान, तो केवल जीव विज्ञान ये कह रहा है कि प्रत्येक लोग ने कुछ ना कुछ लिया जरूर है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 20 यहाँ आ गए, 15 यहाँ आ गए, टोटल कितने हो गए? 35, जबकि विद्यार्थी थे 40। इसका मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए? तो आपने कहा 5 लोग। कितने लोग हैं? तो आपने कहा 5 लोग हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए थे। क्लियर बात समझ में आई होगी? आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 पर। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक इक्का निकालने की प्रायिकता। तो मुझे पता है कि किसी भी गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 52 में से 4 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपने ऑप्शन आपने का सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर।
एक कारखाने में 60% कर्मचारी 30 वर्ष के अधिक आयु के हैं और इसमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिला है। अब ये कह रहा है यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष कर्मचारी हैं तो कारखाना में कर्मचारी की कुल संख्या बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी। तो मैंने कहा सबसे पहली बात तो अगर टोटल 100 लोग थे तो उसमें से 30 वर्ष से आयु के ज्यादा के जो थे वो 60 लोग थे, कम के 40 थे। ठीक है, ये जो वो लोग हैं जो 30 प्लस है। अब ये कह रहा है 30 प्लस में 75% मेल है, बाकी क्या है, फीमेल है। तो मैंने कहा 60 का 75% 3/4, आपने कहा 45 है, और 60 का 25% यानी 1/4 15 है। यानी इसमें 45 मेल है और 15 क्या है, फीमेल। और 45 मेल कर्मचारियों की संख्या कितनी दे रखी है, 135 के बराबर। मैंने कहा 45 का मान अगर 135 है तो 1 का मान 3 गुना आएगा, 45 का 3 गुना। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, आपने कहा 300 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल नंबर 9 पर। कह रहा सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10% अधिक सेब खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी। तो ये सवाल बहुत अच्छा है कि अगर उसने प्राइस में कमी करी है 20% की, प्राइस में कमी करी है अगर 20% की, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब वो कंजप्शन, अगर वो प्राइस को 5 से 4 कर रहा है, एक कम करके, तो आप कहेंगे वो कंजप्शन जो है वो 4 से 5 करेगा। आप भी जानते हैं कि अगर मेरे पास एक्सपेंडिचर सेम है तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। सिंपल, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो अगर प्राइस 5 से 4 हो रहा है तो क्वांटिटी 4 से 5 होगी, यानी एक ज्यादा आ रहा है, जबकि सवाल में कितना ज्यादा है, 10 अधिक ले रहा है। इसका मतलब पहले कितने ले रहा था, 40 सेब ले रहा था, पहले 40 सेब ले रहा था, कितने में, 54 में। और अब कितने लेगा, तो आपने कहा अब 50 सेब लेगा 54 में। अब 54 में कितने सेब लेगा, आपने कहा 50 सेब लेगा। तो मैंने कहा 54 रुपए में अगर 50 सेब ले रहा तो एक सेब हो गया 54/50 का, जबकि मुझे प्रति दर्जन यानी 12 की वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा गुणा भाग करते हैं, आंसर आ जाएगा, जीरो से हटाएंगे पॉइंट लग जाएगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 64, और भाग करेंगे 5 का, तो हम कहेंगे 5 छः 5, 5 दूनी 10, 5 में 45, 5 छः 30, यानी प्रति दर्जन कीमत आएगी 12.96 रुपए। क्लियर, समझ में आई होंगी बातें। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 10 को देखते हैं। एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3 और 5 के अनुपात में है। दूध और दूसरे गिलास में 6:1 के अनुपात में मिश्रण है। दोनों गिलासों को सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी बराबर हो जाए। मुझे इन दोनों को किस रेशियो से मिलाना है ताकि दोनों में मिश्रण जो हो जाए वो 1:1 के अनुपात में हो जाए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम एलिगेशन का यूज करते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले वाले में मिल्क 8 में से 3 था और दूसरे वाले में मिल्क जो है वो 7 में से 6 है, जबकि जब मैं इसे मिला दूंगा तो मिल्क 2 में से 1 हो जाएगा, 50%। अब ये कहते हैं कि एलिगेशन का मतलब होता है बड़े में, तो 6/7 में से 1/2 घटाऊंगा तो आप कहेंगे एलसीएम आएगा 14। हम कहेंगे 2 छिक्के 12 और 7 एकन 7, तो आ जाएगा 5/12। जब इसको घटाएंगे तो एलसीएम आएगा 8, हम कहेंगे 8 एकन 8 3 और 2 चौके 8 4, 4 में से 3 गया तो 1/8। हम कहेंगे 2 से कट गया 4 बार और 2 से कट गया 7 बार, तो हम कहेंगे 5 चौक 20 और 7 एकन 7, यानी इनको मिलाया जाएगा 20 और 7 के अनुपात में। किस मिलाया जाएगा, 20 और 7 के अनुपात में। आपने कहा सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है। क्लियर है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 60 का सीपी जो है वो 72 के एसपी के बराबर है। हम कहेंगे सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। हमने कहा 72 बटे कितना आएगा, 60 आएगा, और हमने कहा 12 से घटेगा 6 बार, 12 से घटेगा 5 बार। तो आप ये कहेंगे सर एक का लॉस हो रहा है कितने पर, 6 पर, और 1/6 का मतलब होता है 50/3% या 16 सही 2/3%। आपने कहा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। क्लियर, समझ में आई होंगी बातें, बहुत बेसिक सवाल था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। 3 संख्या है मेरे पास, मैंने कहा पहली, दूसरी और तीसरी। मेरे पास 3 संख्या भाई, पहली, दूसरी और तीसरी। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी और तीसरे की 3 गुनी है। मैंने कहा इस संख्या को मान लेते हैं 6। तो 6 किसका 2 गुना है, तो आपने कहा 3 का। तो 6 किसका 3 गुना है, तो आपने कहा 2 का। यानी संख्याओं का रेशियो बन गया 6, 3 और 2।
मैंने कहा टोटल कितना है भाई, आपने कहा टोटल 11 है। मुझे क्या दिया, यदि तीनों संख्याओं का एवरेज दिया, तो मैंने कहा मेरे रेशियो में एवरेज कितना आएगा, तो आपने कहा 11 एवरेज सम है और 3 संख्या तो एवरेज आएगा, ये बराबर हो गया 44 के। तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 की वैल्यू आ गई 4 दिया 12। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दिया 12। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा यूनिट कितना है, 6, तो 1 का मान 12 है, तो 6 का मान कितना हो गया, आपने कहा 72। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तेरा दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। 12 और 15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। अब ये पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो मैंने कहा पहले मिल्क और वाटर किस रेशियो में था, तो आपने कहा 12 और 13 में था। अब मिलाने के बाद में क्योंकि पानी कुछ मिला दिया इसने, तो अब रेशियो हो गया 12 और 15। तो मैंने कहा सिंपल सा मुझे बताओ भाई मेरे, क्या दोनों जगह मिल्क बराबर है, क्यों, क्योंकि वाटर मिला रहा है तो मिल्क तो चेंज होगा नहीं, तो बराबर है। इसका मतलब कितना बढ़ गया, तो 2 यूनिट बढ़ गया, 2 रेशियो। पहले कितना था ये, तो आपने कहा पहले 25 था, और 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पानी जो मिलाएगा वो 2 यूनिट मिलाएगा। तो हमने कहा 25 से भाग करेंगे, 25 से 225 एक 25, तो 1 का मान आ गया 81। तो 2 का मान कितना आएगा, आपने कहा 2 गुणे 81, यानी आप कहेंगे सर जो पानी मिलाया जाएगा वो 162 लीटर मिलाया जाएगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। कह रहा यदि केले 50 रुपए में 60 की दर से खरीदे जाते हैं और 60 रुपए में 50 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो मैंने कहा पहले तो इस जीरो को काट दो, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया। फिर मैंने कहा था कि एक तरफ लिखो रुपए, एक तरफ लिखो आर्टिकल। तो पहले 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीदे गए और फिर 6 रुपए में 5 बेचे गए। मैंने कहा था सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम कहेंगे सीपी आएगा 5 गुणे 5 25, और एसपी आएगा 6 गुणे 6 36। तो आप कहेंगे सर 11 का लाभ होगा कितने पर, 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 को याद करेंगे, हम कहेंगे 25 चौके 100 और 11 चौक 44। आप ये कहेंगे टोटल लाभ हो जाएगा 44%। कौन सा ऑप्शन, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया लेकर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 12 18 20 और 25 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन संख्याओं से कट जाए। तो मैंने कहा बड़े से बड़ा नंबर देखने से पहले हम ये देखेंगे कि 18 आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, आपने कहा सर 18 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चमकता हुआ 18 दिखाई दे रहा है। और 18 दिख रहा है, इसका मतलब जो भी एलसीएम होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 से कटने वाला नंबर होगा। आपने कहा एक ही ऑप्शन है, बात करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 16 की बात करें। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से बचता है। अगर 3 से बच रहा है तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं 10 से भाग कर रहा हूँ तो 10 से भाग करने पर 3 से तब बचेगा जब इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा, यानी आप कहेंगे सर सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा एक एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ऐसे 60% अधिक कुशल है, अकेले उसी को कार्य को करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। तो 60% कुशल का मतलब होता है 3/5। कौन ज्यादा कुशल है, तो बी ज्यादा कुशल है ए से, यानी ए की एफिशिएंसी बात करूंगा, ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी जो है उससे 3 ज्यादा कितनी है, 8 है। तो आप जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का अपोजिट होती है, यानी जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो कम समय लेता है, जिसकी क्षमता कम होती है वो ज्यादा समय लेता है। तो मैंने कहा एफिशिएंसी अगर 5 और 8 है तो टाइम हो जाएगा 8 और 5। हमें ए का टाइम दिया हुआ कितना, 120, कितने गुना है, तो आपने कहा 15 8 120 होता। तो बी जो टाइम लेगा वो 15 पंजे 75 लेगा। आपने कहा कौन सा ऑप्शन, तो मैं ये कहूंगा भाई सी फॉर चलो कभी हवेली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 800 किलोमीटर हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चार्ज। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल चली गई दूरी बटे उस दूरी को तय करने में कुल लगा समय। हमने कहा टोटल डिस्टेंस दी है, कितनी दी है, तो 6 और 8 14, 14 और 4
18 18 और 19, टोटल दिया डिस्टेंस 1900। हमने सही किया, हमने कहा 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 1900 टोटल डिस्टेंस दिए। तो 1900 का मतलब 19 से कटने वाला नंबर हो सकता था वो, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम एक बार दूसरा हिंदी में भी चेक कर लेते हैं। 600 ये है, 800 ये है, सॉरी ये तो स्पीड है, सॉरी 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 शक्तिमान, हमने स्पीड को भी काउंट कर लिया। मैंने कहा 600 ये है, 800 ये है और 100 ये है, यानी टोटल 1500 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1500। हमने कहा 1500। अब कहेंगे सर 1500 से 3000 भी हो सकता है, तो बाकी कटने पिटने के बाद देखते हैं क्या होगा। हम बात करें टोटल टाइम, तो टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। हमने कहा डिस्टेंस कितनी है? 600, स्पीड कितनी है? 80, तो आपने कहा टाइम हो गया 15/2, 4 से काट दिया 15 में, 4 से काट दिया 2। मैंने कहा इसका टाइम हो गया 7.5 घंटे का, 15/2 का मतलब 7.5 घंटे। ऐसे में करूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया 2 घंटे का टाइम। ऐसे में कहूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये भी हो गया 2 घंटे का टाइम। हमने कहा टोटल डिस्टेंस है 1500, जबकि टोटल घंटे कितने हो गए? तो आपने कहा 7 और 4 11.5 घंटे हो गए। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 5 से काटा 23 पर, 5 से काट दिया 3000। तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड आएगी 3000/23, कौन सा ऑप्शन? तो आपने कहा A4 अभी अवेलेबल। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 19 की बात करेंगे। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि एक महिला ने 25,220 उधार लिए और उसने 1, 2 और 3 वर्षों के बाद 3 समान किस्तों में पैसा वापस कर दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो ध्यान देंगे हम बात को, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि अगर बात करेंगे पहली राशि 20 होगी तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। एक साल में 20 से 21 हो जाएगी। तो हमें पता है 3 साल की बात कर रहा है, तो हम सीधा क्यूब कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं सिंपल सा है कि 8,000 रुपए तीसरे साल में इसके रूप में 9,261 है। तो अगर तीसरे साल की किस्त 9,261 है तो बाकी किस्तों के बराबर भी होगी, यानी जो भी 9,261 का मल्टीपल होगा, आपने कहा एक ही ऑप्शन 2,961 का मल्टीपल, तो हम सीधा 2,961 आंसर लगा देंगे। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है इस सवाल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले से कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैंने कहा 50% अधिक समय ले रहा है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। अब कौन कैसे ज्यादा? तो बी की तुलना में कौन? तो यानी कि बी अगर 2 दिन ले रहा है तो ए उससे 1 ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ पर टाइम ए और बी अगर किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो ए उसके लिए 3 टाइम ले रहा है। तो हमने कहा कि इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी इसकी अपोजिट हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य पूरा करते हैं 27 दिन में, तो मैंने कहा दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा? तो आपने कहा 27 × 5 टोटल वर्क आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। मैं कहूंगा कि बी इस काम को करेगा 9 × 5 = 45 दिन। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा बी फॉर बजरंगी भाईजान। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 21 की बात करें। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 की राशि 2 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्षों के लिए ब्याज क्या है? तो मैंने ये कहा चक्रवृद्धि ब्याज में अगर कोई राशि 2 वर्ष में 3,000 से 6,000 हो रही है, यानी डबल हो रही है। 3,000 से 6,000 यानी डबल हो रही है, 2 वर्ष में 1 से 2 हो रही है, तो आप कहेंगे सर 4 वर्ष में कितनी होगी? मैंने कहा टाइम 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 वर्ष में हो जाएगी 1 से 4। 4 वर्ष में राशि हो जाएगी 1 से 4। तो मुझे बताओ कि अगर 3,000 रुपए थे तो वो कितने हो जाएंगे? 12,000 हो जाएंगे। तो आपसे पूछेगा कितनी ब्याज मिली, तो मैंने कहा 3,000 से 12,000 होने में 9,000 की ब्याज मिल गई। आपसे केवल यही तो पूछा गया कि कितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज क्या है, अमाउंट नहीं पूछा गया। अमाउंट होता सीधा कहता 12,000 है, लेकिन अमाउंट नहीं पूछा, ब्याज पूछा, तो हमने कहा 12 - 3 यानी कि 9,000 मेरा आंसर हो जाए। अगले सवाल की बात करेंगे। कह रहा है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार 21% लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करता? तो कभी भी ये सवाल अगर आता है आपके सामने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से एग्जाम में रेगुलर देखने को मिल रहे हैं,
और अगर कभी आपके सामने आता है कि डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट की बात कर रहा है या डिस्काउंट के साथ लॉस की बात कर रहा है, तो हम उसमें सीधा सीपी और एमपी के रेशियो पर जाते हैं। सीपी जो होगा वो 100 माइनस डिस्काउंट होगा और एमपी जो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट होगा। हम कहेंगे कि डिस्काउंट कितने का भाई, आपने कहा 12 का डिस्काउंट है तो 100 में से 12 के 88, और प्रॉफिट कितने का 21 का, तो 100 में 21 जोड़ा 121। हमने कहा सीपी अगर 8 होगा तो एमपी 11 हो जाएगा। यानी कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो वो 3 का प्रॉफिट लेता 8 पर, जिसको हम कहते हैं 37.5%। आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन, तो हम कहेंगे डी वाले जो दिलवानिया ले गए। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 23 पर। एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ताकि दुकानदार 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा सके। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर 10% के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब हम सीपीएमपी का रेशियो बना सकते हैं। सीपी आएगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 90, एमपी आएगा 100 प्लस प्रॉफिट 120। तो हमने का रेशियो बनाएंगे 30 से 3 बार, 30 से 4 बार। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहा है कि अगर कैमरे का अंकित मूल्य 3600 है, तो मैंने कहा 3 की वैल्यू 3600, कितने गुना, तो आपने कहा 1200 गुना, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4800। तो आपसे पूछा गया अंकित मूल्य कितना है, तो मैंने कहा सी फॉर चलो हवेली पर आंसर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। 24 नंबर जो कि साझेदारी का सवाल नजर आ रहा है मुझे, कह रहा है एबीसी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनके निवेश का अनुपात 5-4-3 था। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपए अधिक निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपए अधिक निवेश किया। यानी इन्होंने टाइम को ब्रेक कर दिया, कुछ समय बाद पैसा इन्वेस्ट और कर दिया, किसी ने निकाल लिया, किसी ने लगा दिया। तो जब भी ऐसा कभी आता है तो हम सीधा प्रॉफिट और जो है रेशियो में एक साथ निकाल लेते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 15, 14, 11 था, तो शुरू में सी का निवेश बताना है कुल मिलाकर कितने का था। तो मैंने कहा थोड़ा सा सवाल अच्छा है कि नहीं। हमने कहा पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि सी का जो भी निवेश होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो आपने कहा 3 से भाग जाने वाले सभी नंबर है कि नहीं, 3 से भाग जाने वाले सभी नंबर है। लेकिन मैंने फिर ये कहा कि अगर सी ने 2000 रुपए अधिक निवेश किए, तो मैं कहूंगा कि सी 2 से भाग 2 जोड़ते ही 11 से भाग जा सकता। हमने कहा इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आओ ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा इन्वेस्ट क्या है उनका, तो इन्वेस्ट है 5, 4 और 3 का, ठीक है। फिर टाइम की बात की गई, तो मैंने कहा टाइम के बारे में आ जाते हैं, देखो ध्यान से। हमने कहा टाइम क्या है, तो ब्रेक टाइम है, ब्रेकिंग टाइम है, तो प्रॉफिट का सीधा देखेंगे रेशियो। हम कहेंगे प्रॉफिट देखो भाई यहाँ पर, तो मैं ये कहूंगा इसने 5 रुपए लगाए पहले, और इसका बीच में कहीं लेन देन है ही नहीं, ये पहले कुछ लेन देन कर ही नहीं रहा भाई। इसने तो बीच में केवल किसने, बी ने और सी ने जो है लेन देन किया बीच में। इसका मतलब ए भाई साहब ने, जो पहले ए भाई साहब थे, उसने 12 महीने के लिए 5 रुपए लगाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा बिल्कुल कोई समस्या नहीं। फिर भाई साहब कौन आए, तो मैंने कहा इसको एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ध्यान क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि इसने जो है बी ने 4 महीने बाद 1000 रुपए अधिक निवेश किया। इसका मतलब 4 रुपए, इसने 4x रुपए 4 महीने तक लगाए, और फिर इसने 4x में 1000 रुपए और लगा दिए अगले कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक इसने 3x रुपए लगाए रखे, 8 महीने तक। इसके बाद इसने क्या किया, 2000 रुपए और निवेश कर दिए, 3x से 2000 रुपए और निवेश कर दिए, कितने समय के लिए, तो आपसे कहा गया कि अगले 4 महीने के लिए। ये कुल मिलाकर बनना। तो मैंने कहा इससे करने से अच्छा है कुछ और ट्राई कर सकते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकंफर्टेबल टाइप का। हम इसमें कुछ और भी ट्राई कर सकते थे। हमने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कि अगर बात की जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, देखो ध्यान से। मैंने कहा प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 15,
14 और 11, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया है। ठीक है, अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ तो नहीं आ रहा, टाइम उससे नहीं निकल के आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मैंने कहा 4 से काटेंगे 3 बार, 4 कट गया, 4 से, यहाँ 4 से कट गया 2 बार। मैंने कहा ये भी 4 से 2 बार कट गया, ये भी 4 4 कट गया। ठीक है, मैंने कहा इनका रेशियो क्या बना, पहले इन दोनों का रेशियो बना के देखते हैं। तो इनका रेशियो बनना है 5 दिया 15x बटे में ये कितना होना है 4x, ये है 4 दूनी 8x, ये है तो टोटल हो गया 12x प्लस 2000 ये आएगा। फिर 1000 में 2 का गुणा करेंगे 2000 बराबर हो जाएगा। इसका रेशियो कितना का 15 और 14 का रेशियो। हमने कहा 15 से 15 काट देते हैं तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 14x की वैल्यू आएगी 12x प्लस 2000 के बराबर। तो आप ये कहेंगे यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 2000, यानी x का मान आ जाएगा 1000। अगर x का मान 1000 है, इसका मतलब इसने 3x यानी 3000 रुपये जमा किए थे। इस सवाल में थोड़ा सा टाइम लगा, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल, टाइम टेकिंग है भी, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 25 पर। कह रहा एक साझेदारी में एक्स कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए निवेश कर रहा है, और जेड शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो हमें इसमें क्या है कि एक वैल्यू मान के चलेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, एक वैल्यू मान के चलेंगे अपनी तरफ से। आखिर में कहा यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 है तो वाई का हिस्सा बताना है आपको कुल मिलाकर कितना होगा। मैंने देखो पहले की बात करता हूँ एक्स के, वाई के और जेड के। तो ये पहले 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, ये 1/6 हिस्सा लगा रहा है, 1/3 हिस्सा लगा रहा है, बाकी हिस्सा वो लगा रहा है। तो मैं मान लू अगर टोटल हिस्सा 6 था तो 6 का 1/6 इसने 1 लगाया, और 6 का 1/3 इसने 2 लगाया, इसका मतलब इसने कितना लगाया 3। अब मैं बात करूं टाइम की, तो अगर मैं टाइम को भी मान लूं कि 6 और 3 का LCM है, तो इसने टाइम लिया 1 का, इसने टाइम लिया कितने का 2 का, और जेड शेष पूंजी पूरे समय यानी 6 महीने के लगा रहा है। तो मैंने कहा इन्वेस्ट आ गया, टाइम आ गया, प्रॉफिट का रेशियो देख लेते हैं, 1 एकड़ 1, 2 दूनी 4 और 6 थी 18। मैंने कहा टोटल प्रॉफिट कितने का 18, 4 22 और 23 का, 23 की वैल्यू 23,000 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया कि वाई का प्रॉफिट यानी कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 4000 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा बी फॉर बुलावा। आ गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल कह रहा है यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत बताना। देखो कभी भी क्रमागत संख्याओं की बात की जाए तो क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो इसका नंबर होता है, लेकिन जब मैं औसत यहाँ ऑप्शन पे गया तो ऑप्शन में मुझे कोई भी नंबर नजर नहीं आया जो सी की फॉर्म में हो। मैंने कहा सारे नंबर दे रखे हैं तो मुझे दिखा कि एक ही फॉर्म में हो सकता है। अब मुझे पता है विषम संख्याओं में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। लगातार विषम संख्याओं की बात करेंगे तो 2 2 के अंतर पे आती है, 3 5 7 9 11 13। तो मैंने कहा ए से 2 नंबर आगे बढ़ूंगा तो बी आ जाएगा, और ए से 4 नंबर आगे बढ़ूंगा तो सी आ जाएगा, यानी सी को मैं कह सकता हूँ A+4। इसका मतलब एवरेज A+4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 27 पर। ये डीआई का सवाल है, कह रहा है यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत, तो मुद्रण लागत कौन सी है भाई, मुद्रण लागत ये है प्रिंटिंग कॉस्ट, कितनी है 20%। तो 20% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 40,200। तो आपसे पूछा गया पुस्तकों के प्रचार के लिए, प्रचार मतलब एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट ये है 10%। तो आप ये कहेंगे सर 20% अगर 40,200 के बराबर है तो 10% की वैल्यू क्या होगी, उसकी आधी हो जाएगी, यानी 20,100 मेरा क्या आ जाएगा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, आपने कहा फिर से वही, चलो हवेली पर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 यानी आज के आखिरी सवाल की। कह रहा है कि यदि यह दिया जाएगा कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 रुपए है तो भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर खर्च की बतानी है। तो कुल आय थी 32,500, मुझे बताना था भोजन और मनोरंजन पर, तो भोजन और मनोरंजन पर कितना है देखते हैं। भोजन 27% है, मनोरंजन 18% है, यानी टोटल 45% की वैल्यू बतानी। तो 45% का मतलब है 9 का मल्टीपल, तो आपने कहा 9 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिर से चलो हवेली पर। तो आप ये कहेंगे कि सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर, बाकी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 32,500 का कितना निकालना, 45%। मैं कहूँगा परसेंटेज का मतलब 2 जीरो खत्म, और 45 गुणे ये कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कुल मासिक आय दे रखी थी इसमें, फिर तो यहाँ कुछ और आ जाएगा भाई, पॉइंट में तो वैल्यू जा ही रही है, आखिरी अंक 5 आना चाहिए यहाँ पर। परिवार की कुल मासिक आय कितनी है भाई, आपने कहा 32,500 है। भोजन और मनोरंजन दोनों पे कितना खर्च हो रहा है, तो 27 और 18 कितना हो रहा है, 45% हो रहा है। तो यहाँ पर भाई कैलकुलेशन तो आ ही नहीं रही। आएगा तो 45% ही, यानी हम ये कह सकते हैं 9 का मल्टीपल आंसर होगा, पर आंसर कुछ और ही होगा, क्योंकि 32,500 या तो हो सकता है फैमिली टोटल मंथली इनकम दे रखी है 32,500, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ भी परसेंटेज की बात कर रहा है, खर्च की बात कर रहा है, अदर्स कितना है। ठीक है, तो मैं एक बार काउंट करता हूँ, 23 और 12 कितना, 35, 35 11 46, 46 और 45 कितना है, 46 और 45 कितना हो गया भाई, 91, 91,900, यानी कंप्लीट है भाई, 100% है पूरा। इसका मतलब मनोरंजन और भोजन पे टोटल 45% ही खर्च होगा। तो अगर टोटल आय उसकी 32,500 है, तो 45% निकालेंगे तो आएगा कुछ और ही। लेकिन मैं ये कहूंगा 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, आप फिलहाल यही बात कर लेते, क्योंकि यही सेम नंबर जो है वो वैल्यू आई हुई है एग्जाम। ठीक है, बाकी आपको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यू कुछ और ही आएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और बताते रहिए आप कमेंट करके हम क्या और आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।